दोस्तों नमस्कार। सभी दोस्तों का कर्मयोग क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 4 जनवरी 2022 को जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो करेंगे। बाल विकास के 30 क्वेश्चंस 30 मिनट में करेंगे, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक पैर पर संतुलन करना। ऑप्शन नंबर बी, एक मटर को उंगलियों से दबाना। ऑप्शन नंबर सी, किताब के पन्ने पलटना। ऑप्शन नंबर डी, पेंसिल पकड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक पैर पर संतुलन करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक पैर पर संतुलन करना स्थूल कौशल के उपयोगों का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल वे कौशल हैं जिनमें शरीर की बड़ी पेशियों जैसे कंधों, बाजुओं और टांगों की पेशियों के इस्तेमाल और समन्वय की ज़रूरत होती है। जैसे बैठना, खड़ा होना, दौड़ना, चलना और भागना, ये स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, यानी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन नंबर बी, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा। ऑप्शन नंबर सी, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन नंबर डी, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। विकास परिवर्तनों की सतत श्रृंखला है और उस श्रृंखला की मूल विषय वस्तु या उस सतत परिवर्तनों को श्रृंखला के सामग्री व्यक्ति को अपने पूर्वजों से आनुवंशिकीय गुणों या जीन के माध्यम से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बचपन। ऑप्शन नंबर सी, मध्य बचपन। ऑप्शन नंबर डी, किशोरा अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन। व्याख्या देखेंगे। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। ए नंबर पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, और दूसरी जो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड 7 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। ये अभिकथन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन है। ये सभी सेट में 2 से 3 अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको आप जरूर देखेंगे। अभिकथन क्या है। बस शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। तर्क क्या है। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि कथन और तर्क दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी कहता है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या कथन भी सही है और तर्क भी सही है, और तर्क जो है एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि समाजीकरण में
मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो चुका है आजकल। हम जो चीज़ें मीडिया में देखते हैं, बालक जो देखता है वही उसको धीरे धीरे वो अपनाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक की गतिशीलता, ऑप्शन नंबर 2 विविध सामग्रियों का प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, फोर्थ नंबर सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। इसमें ए में दिए गए हैं सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि विविध सामग्रियों का प्रावधान और सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। बी में दिया गया है 1 2 3, यानी कि ऊपर के तीनों सही हैं इसमें दिया गया, तो ये बी नंबर ही इसका सही होगा। पियाजे के अनुसार शिक्षा की गतिशीलता और विविध सामग्रियों का प्रावधान, थर्ड नंबर मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यही आपके आंसर तीनों सही हैं। जबकि जो आपका फोर्थ नंबर है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना, ये आपके BF स्किनर द्वारा कहा गया, इसका पियाजे से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी यानी एनिमिस्टिक दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधों, चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन नंबर ए लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर डी लॉरेंस कोहेलबर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीन पियाजे इसका लेव वाइगोत्स्की का। ये मानते हैं कि जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा एक बहुत सशक्त माध्यम है। भाषा के अलावा संस्कृत भी उसका एक महत्वपूर्ण अंश है और वाइगोत्स्की के अनुसार जब अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा की बात की जाती है तो वह भाषा मातृभाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिताओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी साथियों के साथ बातचीत करके इंटरेक्शन विथ पीयर्स, ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, ऑप्शन नंबर डी उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों के साथ बातचीत करके, यानी वाइगोत्स्की ये मानते हैं या वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावाद के प्रणेता हैं और सामाजिक रचनावाद अधिगम के 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण मानता है। पहला होगा सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा हो गई संस्कृति,
तीसरी हो गई सामाजिक अंतःक्रिया का तात्पर्य। बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये जो हम सॉल्व पेपर लेकर आपको दे रहे हैं, ये यूथ कंपटीशन का जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसका प्रैक्टिस नंबर 3 है, हम आज कर रहे हैं। इसलिए हम डेली ये आपको शूट दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ये नंबर निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता बाल केंद्रित कक्षा में। बी नंबर ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। पहला ए नंबर में क्या है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसमें क्या है, कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। इसका इससे मैच किया गया है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसके अंतर्गत में क्या है, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इसके साथ जोड़ा गया है, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसके साथ जोड़ा गया है, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बच्चों में समाज, परिवार, विद्यालय में स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। वह समाज या परिवार आदि की प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा बनना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, स्थानिक। ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवादी। ऑप्शन नंबर सी संगीतमय। ऑप्शन नंबर डी इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या, प्रकृतिवादी। इसकी व्याख्या देखते हैं। हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें से मूल सिद्धांत में 6 बुद्धियां थीं और 2007 में क्रमबद्ध 2009 में उन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों में प्राकृतिक चीज़ों को जानने समझने की ज़्यादा बौद्धिक योग्यताएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहा जाता है। जैसे किसानों में, वनस्पति वैज्ञानिकों में, शिकारियों में क्रमशः यह बुद्धि अधिक मात्रा में मिलती है, क्योंकि किसान जो प्रकृति से लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं। जो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं ये भी पेड़ पौधे प्रकृति के प्रेमी होते हैं। शिकारियों में भी यह बुद्धि पाई जाती है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, प्रकृतिवादी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर ए बहुभाषावाद। ऑप्शन नंबर बी एक भाषावाद। ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम का मानकीकरण। ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन का मानकीकरण।
तो इसका ऑप्शन ए सही होगा क्या, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषावाद। व्याख्या देखते हैं इसकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। भारत विविध सांस्कृतिक विरासत वाला बहुभाषी देश, बिल्कुल सही है। भारत का NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 बदलती दुनिया के साथ सीखने के नए परिणामों को जोड़ना है। छात्र या राज्य मूलतः कोई भी दो भाषा और तीसरी भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात, ऑप्शन नंबर बी जेंडर स्थिरता, ऑप्शन नंबर सी जेंडर समता, ऑप्शन नंबर डी जेंडर समानता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी जेंडर पक्षपात। व्याख्या देखते हैं। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, यानी जेंडर बायस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 14 फिर देखिए, अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन आया। अभिकथन क्या है? शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तर्क क्या है? कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अब देखते हैं विकल्प ए, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्या, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्यक्तित्व का व्यवहार बहुआयामी होता है और शैक्षिक दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना होता है। कोई भी मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कभी कभी मूल्यांकन गलत भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे हैं। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच
लगातार तुलना की जाती है, यह सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती, क्योंकि तुलना करना गलत है, हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते हैं। सीखने के लिए, आकलन के लिए हमें बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास करना चाहिए, जिससे बालक मिलजुल कर अधिगम कार्य मित्रतापूर्वक करे। क्योंकि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, सभी की अपनी अपनी सोच है, सभी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, तो तुलना करके सीखने का कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि हमारे रामायण में गोस्वामी बाबा ने लिखा भी है, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शीले आचारा। अर्थात एक पिता के भिन्न भिन्न बालक होंगे और उनमें भिन्न भिन्न गुण भी होंगे। कोई पंडित होगा, कोई ज्ञानी होगा, कोई सूरमा होगा, कोई साहसी होगा, कोई डरपोक होगा। इसलिए आप तुलना करके कभी नहीं सीख सकते हैं कि अगर उसके 90% आए तो हमारे 90% आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपका माइंड कैपेसिटी अलग है और उसकी माइंड कैपेसिटी अलग है, तो कभी भी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए, लचीला शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी, अगम्य इमारत। ऑप्शन नंबर सी, अनम्य मानसिकता यानी रिजिड माइंडसेट्स। ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम यानी मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से एक ही विषय वस्तु को सिखाया या समझाया नहीं जा सकता है। तो एक शिक्षक को अपनी कक्षा के विविधता को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण को भी विविधतापूर्ण बनाना चाहिए। और जब हम अपने शिक्षण की विविधता की बात करते हैं तो वही शिक्षा शास्त्र के लचीलेपन को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? ऑप्शन नंबर ए, आत्म केंद्रिता या स्वलीनता। ऑप्शन नंबर डी, डिसकैलकुलिया यानी पठन वैकल्य। ऑप्शन नंबर सी, डिसग्राफिया यानी गुणज वैफल्य। ऑप्शन नंबर डी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी गतिमान दिव्यांगता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? आत्म केंद्रिता या स्वलीनता। व्याख्या देखते हैं। आत्म केंद्रिता, स्वलीनता, दिव्यांगता जो है सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। स्वलीनता क्रमशः बालकों में पाई जाने वाली एक अधिगम अक्षमता है, जिसके अंतर्गत बालक बड़े व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने में या बड़े व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया स्थापित करने में कठिनाई महसूस करता है, और जिसकी वजह से वह अपने आप को वयस्कों से पृथक कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विविधता को महत्व। ऑप्शन नंबर बी, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी, मानकीकृत परीक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? विविधता को महत्व देना। अगर विविधता को हम महत्व देंगे तो जो गैर सुविधाहीन हैं यानी जिनका पास सुविधाएं नहीं हैं, वंचित समूह हैं, उनको भी हम अपनी शिक्षा में क्या करेंगे? शामिल करेंगे, उनको भी हम लोग अवसर देंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। विविधता को महत्व सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है।
यहाँ विविधता से तात्पर्य समावेशन से है, अर्थात एक समावेशी समाज की अवधारणा तब साकार होती है जब उस समाज में हर वर्ग, हर समूह और हर स्तर के लोगों की सहभागिता होती है। चूँकि सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थी सामान्यतः सुविधा संपन्न विद्यार्थियों से सांस्कृतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, स्टूडेंट्स विथ हियरिंग इम्पायरमेंट यानी कि श्रवण बाधित छात्र। ऑप्शन नंबर सेकेंड, दृष्टिबाधित छात्र। ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र। ऑप्शन नंबर फोर्थ, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो इसका कूट जो कि दिए हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों सही हैं, क्योंकि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने के प्रावधान से श्रवण बाधित जो छात्र हैं, दृष्टिबाधित छात्र हैं, या अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र या गतिमान दिव्यांगता वाले छात्रों से समावेशन में मदद मिलेगी। उपरोक्त प्रश्न में जब एक शिक्षक शिक्षण सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करता है तो कक्षा में अलग अलग व्यक्ति विभिन्नता के आधार पर एक अलग अलग तरह के विद्यार्थी बैठे होते हैं। उनकी कठिनाइयों का क्षेत्र भी अलग अलग होता है। जब एक शिक्षक एक ही पाठ को विभिन्न माध्यमों से कक्षा में पुनरावृत्तिक स्वरूप में बार बार प्रस्तुत करता है तो उन प्रयासों से कक्षा में अलग अलग कठिनाई वाले छात्रों का क्रमवार निराकरण होता चला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ऑप्शन नंबर ए, गुणज वैकल्य यानी कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। ऑप्शन नंबर सी, श्रवण दोष ऑडियो टेप देना। ऑप्शन नंबर डी, दृश्य हानि यानी चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? गुणज वैकल्य यानी कैलकुलेटर का प्रावधान। व्याख्या देख लेते हैं। गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, जबकि पठन वैकल्य के अंतर्गत पढ़ने में अक्षमता वाले बच्चे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। ऑप्शन नंबर ए, बिना समझे नकल करना। ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग को जॉन डीवी महत्व देते हैं, उन्हीं के द्वारा यह दिया गया है, यानी करके सीखना। ऑप्शन नंबर सी, पैसिव लिसनिंग यानी निष्क्रिय रूप में सुनना। ऑप्शन नंबर डी, रोट मेमोराइजेशन रटकर याद रखना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी लर्निंग बाय डूइंग। बालक को हमेशा लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। जब भी आपको लर्निंग बाय डूइंग ऑप्शन मिले तो आप इसको आंख बंद करके सही करेंगे, ये हमेशा क्या होगा, सही होगा। फिर आ गया आपका अभिकथन और तर्क। क्वेश्चन नंबर 22 में, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क देखते हैं, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है।
ए नंबर में ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी नंबर देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी देखते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अर्थात अभिकथन अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क आर, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, यानी डिवाइडिंग देम इन डिसकनेक्टेड चंक्स। बी नंबर, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्या? उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही माना जाएगा। क्या? परीक्षा केंद्रित कठोर जो शिक्षण रणनीतियाँ हैं ये आपकी सही है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ शैक्षणिक पद्धतियाँ जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं, क्योंकि वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में किसी भी तरीके की कठोरता नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। इसका तर्क क्या है? बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है, एक यही सही है। क्यों? बिल्कुल सही बात है। बच्चे क्या विभिन्न अनुभव लेकर ही तो हमारे कॉलेज स्कूल आते हैं और शिक्षक का धर्म है, कर्तव्य है, उसको ध्यान दें, उसको इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए, फॉरगेटिंग यानी विस्मरण। ऑप्शन नंबर बी, इमिटेशन यानी अनुकृति। ऑप्शन नंबर सी, मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, रोट मेमोराइजेशन यानी रटकर याद करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान के द्वारा वह स्वयं मूल्यांकन करने और समझ में उसकी मदद होगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक मिनट। 27 कहता है बच्चों में भ्रांतियाँ होना डैश है असामान्य यानी अबनॉर्मल, अप्रारूपिक यानी अटिपिकल। सी नंबर नेचुरल यानी प्राकृतिक। डी नंबर रेयर यानी दुर्लभ। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्राकृतिक। बच्चों में भ्रांतियाँ होना क्या है? प्राकृतिक बात है ये।
भ्रांतियाँ होंगी ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 28, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह डैश। ए नंबर सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। बी नंबर महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना। सी नंबर प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना। डी नंबर शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। क्या? इसकी व्याख्या देखते हैं। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। उपरोक्त प्रश्न में अधिगम असहायता से तात्पर्य किसी भी कार्य को करने में अपने आप को अपूर्ण, अनुपयोगी, असमर्थ महसूस करना है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी भी कार्य के संदर्भ में अपने आप को असमर्थ, अनुपयुक्त मानता है तो वह उस परिस्थिति में अपने अहम की रक्षा करने के लिए वह उस कार्य को करने से अपने आप को विमुख कर लेता है। यानी कि ताकि उसको परेशानी ना महसूस हो, उसका जो प्राउड है या प्राइड है वो उसमें कोई आँच ना हो, इसलिए वो क्या करेगा, उस कार्य से वो अपने आप को दूर कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग अ पिक्चर टू विन अ कैश प्राइज, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना। ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना। ऑप्शन नंबर डी, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, यही आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के सेट का लास्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? ऑप्शन नंबर ए, एटीट्यूड यानी रवैया। ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेशन यानी प्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व लक्षण। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विद्यालय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक विद्यालय पर्यावरणीय कारक है। उपरोक्त प्रश्न में विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विकल्प आत्मनिष्ठ विषय जैसे रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व, इनमें क्या, इन सभी का संबंध व्यक्ति के स्वयं के आचरण या सारे गुण स्वयं के अंदर उपस्थित होते हैं और विद्यालय की उपस्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व के बाहर होती है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त प्रश्न में विद्यालय ही एक पर्यावरणीय कारक को प्रदर्शित करता है, अन्य सभी विकल्प व्यक्ति के आंतरिक कारकों को सृजन करते हैं। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो यूथ कंपटीशन की वॉल्यूम नंबर 1 है उसको हम प्रतिदिन बाल विकास के 30 क्वेश्चन आपको लेकर दे रहे हैं जो कि व्याख्या सहित हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सहयोग करें। धन्यवाद।